डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है रश्मि टीजीटी मेडिकल। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 6 जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। जैसे आप सभी को पता है, समय 10 से 12 वाला हर घर पाठशाला के अभियान के तहत ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं और उसी में मैं आपको पढ़ा रही हूँ अध्याय नंबर 6 जैव प्रक्रम कक्षा 10 का। जैव का अर्थ है सजीव, अजैव का अर्थ होता है निर्जीव। जैव प्रक्रम सजीव वस्तुओं से संबंधित है। सजीव वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो सांस ले सकती हैं, जिन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वृद्धि करती हैं, प्रजनन करती हैं, गति करती हैं। उदाहरण के लिए पौधे, जंतु व सूक्ष्म जीव। इसके विपरीत पत्थर, लकड़ी निर्जीव वस्तुएं हैं। प्यारे बच्चों, हम जैव प्रक्रम को परिभाषित कर सकते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण का अर्थ है मुरम्मत या रखरखाव। इस कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन का विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसे श्वसन कहते हैं। भोजन के पाचन क्रिया के दौरान कुछ वर्ज्य पदार्थ बनते हैं जिसे शरीर से बाहर कर दिया जाता है, इसे उत्सर्जन कहते हैं। तो जैव प्रक्रम में हम 4 चीजों का अध्ययन करते हैं। ये होता है पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया और वहन क्रिया। तो जो पाचन तंत्र होता है, इससे हम भोजन को पचाया जाता है और उससे ऊर्जा मिलती है। श्वसन तंत्र में भोजन का विघटन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और उत्सर्जन तंत्र में वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, तथा वहन तंत्र में ऑक्सीजन व भोजन का वहन एक भाग से अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। अतः जैव प्रक्रम में श्वसन, पाचन, वहन तथा उत्सर्जन सम्मिलित होते हैं। किसी भी कार्य करने के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से मिलती है। यह ऊर्जा का स्रोत जिसे हम भोजन के रूप में खाते हैं पोषण कहलाता है। पोषण 2 प्रकार का है, स्वपोषण तथा विषम पोषण। स्वपोषण वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे स्वपोषण में आते हैं। उदाहरण के लिए हरे पेड़ पौधे। पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड व जल की उपस्थिति में पत्तियों द्वारा बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पत्तियों को इसलिए पौधों की खाद्य फैक्ट्री भी कहा जाता है। आइए एक नज़र रासायनिक समीकरण पर डालते हैं जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन रहे हैं। रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल रिएक्शन, अभिकारक मतलब जो हम लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ लिखते हैं, और उत्पाद मतलब जो हम दाहिनी तरफ यानी राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के 6 जल के अणुओं के साथ सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बना रहे हैं, साथ में ऑक्सीजन भी निकल रही है, इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और ये सिर्फ पौधों द्वारा की जाती है जो कि स्वयं पोषी हैं। इसके विपरीत दूसरे जीव होते हैं विषम पोषी, जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते बल्कि अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड व जल की उपस्थिति में बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। जो हरी पत्तियां होती हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, इससे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और ये स्वयं पोषी जीव बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान, जल व ऑक्सीजन। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है। यदि प्रकाश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है, परंतु एक सीमा के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है।
तापमान 25 से 37 डिग्री का तापमान चाहिए होता है। ये उत्तम तापमान होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। इस तापमान में प्रकाश संश्लेषण अच्छे ढंग से होता है। अगर तापमान घट जाए तो प्रकाश संश्लेषण बाधित होगा और बढ़ने से भी प्रकाश संश्लेषण बाधित होगा। जल की कमी से प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाएगी, क्योंकि जल की कमी से पत्ती में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, वे बंद हो जाएंगे। वह गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। रंध्र क्या होते हैं? जो पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे गैसें अंदर बाहर जा सकती हैं। तो गैसों को एक ही तरीका होता है बाहर अंदर जाने का। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है पौधे को, और वह सिर्फ दो तरीकों से एक ही तरीके से जा सकती है, वह रंध्र। और ये रंध्र कैसे होते हैं? ये एक खुला हुआ रंध्र है, ये एक बंद रंध्र है। इसमें इसकी बेसिक संरचना मैं आपको बता देती हूँ। ये एक रंध्र का छिद्र है, ये रंध्र है, ये इसके अराउंड एक द्वार कोशिकाएं होती हैं। जब द्वार कोशिकाओं में जल आता है तो रंध्र खुल जाता है और क्या होता है, इससे गैसें अंदर बाहर जा सकती हैं। परंतु जब जल द्वार कोशिकाओं के बाहर जाता है तो रंध्र बंद हो जाता है और जो है वह गैसें विनिमय नहीं कर पाती। हम रिपीट करेंगे। रंध्रों में द्वार कोशिकाएं होती हैं जो जल की उपस्थिति में खुल जाती हैं, वह गैसों का आदान प्रदान करती हैं। जब जल नहीं होता तो द्वार कोशिकाएं बंद हो जाती हैं। जल की पूर्ति के लिए पौधे मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं। अब जो जल था वह पौधे में की पत्तों तक गया, किंतु अब जब वह गैसों को विनिमय करा रहा है, एक्सचेंज करा रहा है, यानी आदान प्रदान करा रहा है, उस समय ये जल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जैसे आपको पता है कई ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनके द्वारा जल जो है वह वाष्प बन जाता है। तो ये फिर क्या करता है, जल मिट्टी से जल अवशोषित करने का कार्य किया जाता है और जल की पूर्ति की जाती है। साथ ही मिट्टी से पोषक तत्व भी अवशोषित कर लिए जाते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं? जैसे हमारा गेट होता है, गेट क्या करता है, हमारे अंदर बाहर आने जाने वाले लोगों का नियंत्रण करता है। उसी प्रकार जल का नियंत्रण ये रंध्र खोदने के लिए द्वार कोशिकाएं करती हैं। जीव में एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव होते हैं। जीव कितने प्रकार के होते हैं? सबसे बेसिक डिफरेंस है, एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव होते हैं। एक कोशिक जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, क्योंकि यह एक ही कोशिक होता है तो ये पर्यावरण में खुला होता है। अतः यह विसरण द्वारा भोजन ग्रहण करता है। विसरण क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो गैस है वह जाती है, उसे विसरण कहते हैं। जैसे हम अगरबत्ती एक कमरे में जलाते हैं किंतु उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। यह क्या होता है कि विसरण द्वारा गैस के जो मॉलिक्यूल्स या अणु होते हैं वह ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। तो एक कोशिक जीव इसी तरह विसरण द्वारा भोजन ग्रहण करता है। गैसों का भी आदान प्रदान वो विसरण द्वारा ही करता है। वह वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन भी वह विसरण द्वारा करता है। परंतु बहुकोशिक जीव में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, क्योंकि अगर वह पर्यावरण के संपर्क में रहेंगी तो धीरे धीरे उनसे जल बाहर आएगा या फिर मतलब कुछ अणु कुछ ऐसे कण बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा, वह समाप्त हो जाएगा और उनकी डेथ हो जाएगी। अतः विसरण द्वारा सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। अतः विशिष्ट ऊतक वह अंगों की आवश्यकता होती है। विसरण द्वारा जो है वह कोशिकाएं वृद्धि नहीं कर मतलब कोशिकाएं जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अंग और ऊतक होते हैं। क्योंकि मिलियन कोशिकाएं हैं तो मुश्किल है, इसके लिए उनको विभाजित करके ऊतक और अंग बना दिए जाते हैं। जैसे पोषण के लिए पाचन तंत्र, श्वसन को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए श्वसन तंत्र, भोजन व ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र तथा अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र होता है।